नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे सभी राष्ट्रवादियों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत-बहुत प्रणाम। नंदिता जी, अक्सर हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीज़ ऑनेस्टली ठान लेते हैं, लाइक महाराष्ट्र जीता, उसके बाद साथ में हरियाणा जीता, अब दिल्ली भी उन्होंने जीत ली है। यानी कि जो उन्होंने मतलब जब वो ठान लेते हैं तो उसे वो कर लेते हैं। अब अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो जो टफेस्ट बिल थे, सब पास हुए, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो फिर 370 हो, आपके सामने है। अब अगर वक्फ बिल की ही बात करें, तो उसमें भी बल्ले-बल्ले ही है। आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि बुधवार को जो सदन में आपने कई सारे आयाम देखे, कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना, क्या महसूस करती हैं आप? मनविंदर जी, सदन में इतनी जबरदस्त चर्चा हुई है और किरण रिजिजू ने जो बोला है, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस जिसको हम बोलते हैं। नॉन हिंदी है वो, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है, जिस तरीके से उन्होंने एक स्टैंड लिया है, जिस तरीके से उन्होंने बोला है, वो एकदम सैल्यूट के लायक है। लेकिन वहीं पे हमने कुछ ऐसे ऐसे कॉमिक मोमेंट्स भी वहां पे देखे थे, जैसे कि अखिलेश यादव का जो कॉमिक मोमेंट था, मुझे वो देख के लगता है कि ही इज नॉट फॉर द सेंटर वाली जो राजनीति होती है उसके लिए। वो एक लोकल राजनीति कह लीजिए, स्टेट राजनीति के लिए वो बंदा बिल्कुल सही फिट बैठता है। बताइए, आप ये सोचिए कि वहां पे जो बातें हो रही थी वो हो रही थी वक्फ, इतना इंपॉर्टेंट बिल चर्चा हो रही है और वो बंदा ये कह रहा था कि इतनी बड़ी पार्टी है, ये पार्टी क्या कर पाएगी, अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। हुँ, जिसके ऊपर हुँ। कि अमित शाह जी ने बोला था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात तो तब होगी भी आपके परिवार में कुछ परिवार ऐसे हैं कि गिन के 5 लोग हैं, घुमा जी, फिरा के गोल गोल करके सब किसी को भी आप अध्यक्ष बना दीजिए। हमारी पार्टी तो इतनी बड़ी पार्टी है, 12 करोड़ से ऊपर की हमारी पार्टी है, उसमें से हमको हीरा चुन के लेके आना है, जी, उसका हम बनाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या कहीं का सीएम है या कुछ है। तो आप जो है ना जी, वीडियो जी। दिखा दीजिए, वो बहुत मजेदार जी, वीडियो, मतलब क्लासिक वीडियो है वो तो। जी, जी। जी, श्योर, श्योर, श्योर। मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको। तो वापस उत्तर प्रदेश पहुंच जाना चाहिए, क्यों है एक ये बात दिल्ली में। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुए, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी बताएंगे। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। जी, मोटा भाई फुल फॉर्म में, मतलब ये वाला जो रूप है ना अमित शाह जी का, हम लोग कभी कभी देखते हैं। जनरली वो जी। बहुत सीरियस रहते हैं और उनको देख करके ना थोड़ा सा डर भी लगता है कि पता नहीं, मतलब किसी के मुंह से कोई बात निकल जाए और कब उनका रौद्र रूप सामने आ जाए। मोदी जी सौम्य है, मोदी जी से डर, पापा वाला डर लगता नहीं, है, जैसे पापा से मैं डर लगता है ना, मैं वैसा वाला। मैं आपको बताती हूँ कि मोटा भाई का ये जो आज हमने रूप देखा, ये क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, हाँ, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट एब्सोल्युटली, दिखाई दिए ना, इसीलिए वो इस तरीके की एब्सोल्युटली। बात कर रहे थे बुधवार को, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस लिए वो बोल रहे हैं, वो उन्होंने हासिल कर लेना है और वो कर लिया। जी, बिल्कुल। प्लीज़ और मैं कैरी एक चीज ऑन। और बोलूंगी मनविंदर जी कि देखिए, जो नेता होते हैं ना, अगर आपको उसकी असली पहचान करनी है तो आप उसको संसद में देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत आसान होता है, जहां पे कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपने जवाब दे दिया, चलो हो गया। भाषण देना बहुत आसान होता है क्योंकि आप ही को बोलना होता है। संसद में आकर के आदमी जो नेता लोग होते हैं ना, कितने पानी में है,
ये सब समझ में आ जाता है। और आज जो अखिलेश यादव ने कॉमिक मोमेंट लेकर के जो आए हैं ना, उससे ये समझ में आ गया कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ठीक है, सेंटर में उनके लिए कोई जगह नहीं, और उनको सेंटर में वैसे चले भी जाना चाहिए। राहुल गांधी की बात अगर हम करते हैं तो राहुल गांधी वैसे तो कहते हैं मैं भूकंप आ जाएगा, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मैं मुंह खोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, फिर वो वियतनाम चले जाते हैं, फिर वहां पे भूकंप आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि भाई भूकंप आ गया वहां पे, कि शायद बोल करके आए हैं इसलिए वहां पे भूकंप आ गया है। उसके बाद में प्रियंका गांधी वहां पे दिखी नहीं। अच्छा, इन्होंने जो है अपने कौन गोगोई है, उनको खड़ा कर दिया था बोलने के लिए, और खुद अपना वो जो ऐसे ऐसे करके जो बैठ जाते हैं ना मैचो मैन बन करके, वो उस तरीके से बैठ गए थे। माचो मैन डेफिनेटली वो मसल दिखाने के लिए माचो मैन बन के आते हैं ना वो, तो वो वैसे करके वहां पे बैठ गए थे और उन्होंने बोला नहीं, चू नहीं किया। प्रियंका गांधी इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उनके साउथ के लोग जो हैं, साउथ की उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो वहां पे जो वक्फ बिल है उसका सपोर्ट किया जा रहा है, तो किस मुंह से वो वहां पे आती। तो ये तो मतलब ये मेजर लोगों की बातें मैंने आपको भी बोली हैं। अब हम अगर वक्फ बिल की हम बात करते हैं, धर्मेंद्र जी, बहुत हिस्टोरिक है, और ये एक ऐसा रिफॉर्मेटिव बिल है जो आएगा, जो आ गए, मतलब अभी तो लोकसभा में हुआ है, अभी राज्यसभा में आज उसका दिन है, जब ये आ जाएगा तो आप ये सोचिए कि आने से पहले अगर जश्न मनाया जा रहा है, अगर मुस्लिम खुश है, मतलब हिंदुओं की बात आप छोड़ दीजिए, अगर मुसलमान खुश है और बिल टेबल किया है और जश्न मनना शुरू हो गया था, भोपाल में जश्न मनना शुरू हो गया था, मुंबई में, तो आप समझ सकते हैं कि दिखाती हूँ आपको। जी बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल। ये जो देखिए इन्होंने पोस्टर पकड़े हुए हैं, ये मोदी जी के पोस्टर है ना, तो ये एक बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। एंड अब जरा मोटा भाई को भी देख लेते हैं, किस तरह दहाड़े हैं वो, उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। बिल्कुल। और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद, इसका कोई ऑर्डर हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने तो कर दिया था कि ये ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता, पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। और मान्यवर, हम तो इसको कहते हैं कि कोई भी चैलेंज कर सकता है कायदे की अदालत में। इस देश में संविधान का राज है, ग्रीवेंसेस जिसका भी हो कोर्ट में जा सकता है। 2013 में जिसकी भूमि हड़पी, इसके ग्रीवेंसेस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। मजा आ गया भाई, जो कुछ भी बोल रहे हैं, फैंटास्टिक। मतलब जी बिल्कुल, आज तो टीवी के सामने से हटने का मन ही नहीं कर रहा था मनविंदर जी, इस तरीके का था ना कल हम लोगों ने जिस तरीके से। और अच्छा चलिए हम लोग अब मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं वक्फ के बारे में बात करने के थोड़ा सा बताना चाहूंगी मनविंदर जी, कि वक्फ के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी, करीब मतलब मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 10 लाख एकड़ के करीब में उसके पास में प्रॉपर्टी है। और अगर हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी इतनी आई कहाँ से है, तो ये प्रॉपर्टी जो आई है ना, उनके पास में आई है जो उनको इतनी सारी पावर दे दी थी कांग्रेस ने। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, अगर हम उसके 10 लाख एकड़ के करीब है, उसकी हम बात करते हैं, तो आप सोचिए मालदीव्स जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसका क्षेत्रफल जो है वो 75,000 एकड़ है। मैं कुछ कंट्रीज के नाम आपको बताऊंगी। सिंगापुर 1,80,000 एकड़, बहरीन 1,90,000 एकड़, आपसे 5 बहरीन बन सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी मतलब 10 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी में अगर हम बहरीन को लेकर के आए तो 5 बहरीन बन सकते हैं। हांगकांग 2,75,000 एकड़। तो आप ये सोचिए कि मतलब एक छोटी सी कंट्री, इतना इन लोगों ने जमीन को हड़प करके रखा है कि अच्छी खासी कंट्री बन सकती है। 5 बहरीन अगर बन सकते हैं और उस तरीके से एक अलग अलग कंट्री चाहे तो बना सकते हैं, इतना उनके पास में 10 लाख। मॉरिशस के में 5 लाख एकड़ उसका क्षेत्रफल है। सोचिए एक नया वहां पे एक कंट्री बन सकती है। इतना जमीन इन लोगों ने हड़प करके हमारी रखी हुई है, और इतनी जमीन जो इनके हाथ में आई है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड पावर जो इनको कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस ने क्या किया था, मैं उसके ऊपर भी अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से नेहरू जी के टाइम से इस खेला खेला गया था, और जिसकी वजह से जो है हम लोगों के हाथ पैर बांध दिए गए, हम लोगों के हाथ पैर लिटरली काट दिए गए, हम कहीं पर अपील नहीं कर सकते थे।
उत्तराखंड में जो जंगल है ना, इन्होंने कह दिया ये हमारी जमीन है, ठीक है। हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं वो वक्फ की पहाड़ियां हैं, छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल एरिया है या झारखंड का जो ट्राइबल एरिया है वो वक्फ का है। मतलब इन्होंने बोला चुटकी बजाए, इन्होंने पूरा का पूरा वो एरिया इन लोग का अपना हो जाता है। ये लोग इस तरीके से इन लोगों को दांत दे दिए गए थे, वो पैने दांत दे दिए गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने जहां उनका मन आया उन्होंने दांत गड़ाए और वो पूरा का पूरा एरिया अपने कब्जे में इन लोगों ने मुंह में अपने ले लिया था। अभी जैसे अभी आपने जो वीडियो दिखाया था उसमें अमित शाह जी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात उन्होंने किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी वक्फ नाम की कोई वर्ड है ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर लिखा गया है कि कोई भी रिलीजन के आधार पर मंत्रालय नहीं बनेगा, कोई भी मिनिस्ट्री रिलीजन के आधार पर नहीं बनेगी, कोई भी योजना, जो भी योजना लाई जाएगी वो रिलीजन के आधार पर नहीं बनेगी, कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम्स का ट्रिब्यूनल है और किसी का ट्रिब्यूनल नहीं है हमारे पास में, सिर्फ मुस्लिम्स का एक ही वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें करके। और इंडिया में मोटा मोटा अगर देखें तो 20+ के करीब में ट्रिब्यूनल्स हैं, और जिसमें कि एनजीटी ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जीएसटी ट्रिब्यूनल है, वो सारा करके है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो वक्फ जो है ना, ये ना बहुत अन इस्लामिक है, अनकुरानिक है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी जो है कुरान में मजार के नाम पे मजार, दरगाह या पक्के कब्रिस्तान का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अरब में अगर आप चले जाइए, तो मुस्लिम कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप अरब में चले जाइए, कुवैत में चले जाइए, बहरीन है, मस्कट है, कहीं पर भी मजार नहीं मिलेगी, कहीं पर भी पक्के कब्रिस्तान आपको नहीं मिलेंगे। इवन जो मोहम्मद साहब हैं, जो फाउंडर है इस्लाम के, उनका भी कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है जहाँ पे उनको कोई कब्र दी गई है। तो इंडिया में रह करके ये लोग सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, और जमीन हड़पने का इन लोगों ने एक तरीका बना रखा है, कहीं पर भी एक छोटी सी मजार बना दो, हरी रंग की चादर डाल दो और वो जमीन जो वक्फ की हो जाती है, उसके ऊपर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। कब्रिस्तान जो है, जैसे अभी मैंने बताया कि पक्के कब्रिस्तानों का कहीं पे कोई कुरान में या नहीं है, और इस्लाम इस चीज को नहीं मानता है। तो जो ओरिजिनली इस्लामिक कंट्रीज हैं वो जब ये नहीं करती हैं, तो इनको ये इतनी पावर कहाँ से आई है? ये पावर इनके पास में आई है हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी वजह से, कांग्रेस की वजह से उनको ये पावर मिली है। अच्छा, मैं अब ये बताऊंगी आपको कि जो वक्फ है उसमें कितने बदलाव किए गए हैं। देखिए, जनरली क्या होता है ना कि कभी कभी कोई भी अगर कानून बदला जाता है तो उसपे उसका कोई एक जो है कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं, कि मतलब एक पार्ट बदल दिया, 5 बदल दिए, 6 बदल दिए। ये एक ऐसा कानून है जिसका कि पूरा का पूरा बदलाव किया गया है, 44 बदलाव इसमें किए गए हैं, 44 चेंजेस इसमें लेकर के आए हैं। और जिस मुख्य बदलाव जो है मोटे मोटे मैं आपको बस वो बताऊंगी, कि 44 बताने का मतलब ये है कि हमारा वीडियो ये कम से कम 2 घंटे का हो जाएगा। तो मैंने एक नटशेल में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ मोटा मोटा इसमें क्या जो आया है, जो जिसकी वजह से मुसलमान खुश है, जिसकी वजह से मुसलमान सेलिब्रेट कर रहा है, और हिंदू जो है उसको लग रहा है कि हम सांस ले पाएंगे, अब हमको ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी वापस शुरू हो जाएगी। तो पहला बदलाव जो सबसे बड़ा आया है वो है समानता का कानून। समानता कानून का 1 या 2 धाराएं, जैसे कोई भी जैसे कोई भी धाराएं किसी भी उसमें बदली जाती हैं, 2 बदली गई, 4 बदली गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें पूरा का पूरा कानून बदला गया है। पहला जो इसमें चेंज आया है, जो अहमदिया है, अहमदिया को ये लोग कुछ नहीं समझते, इवन पाकिस्तान में तो अहमदियाज को सीधे मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस कानून में अहमदियाज को भी इंक्लूड किया गया है, उनको मान्यता मिली है, मतलब अहमदियाज हैं, नहीं तो उनको कोई माना नहीं जाता था, उनके बारे में कोई जानता ही नहीं, कोई सोचना ही नहीं चाहता था। सेकंड, अगर ये कोई कह रहा है कि वक्फ, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, जैसे मन आता है ना कि कह देंगे भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, उस प्रॉपर्टी में उसको ये बताना पड़ेगा ये किसने दिया, कब दिया, इसका मालिकाना हक पहले किसका था ये आपको बताना पड़ेगा, किसके सामने दिया, वो गवाह कौन है जिसके सामने आपको दिया गया है, वो स्टैंप पेपर कहाँ है जो आपको, जब ये जमीन आपको दी गई थी, वो स्टैंप पेपर कहाँ है, सब पेपर्स आपको दिखाने होंगे। और अब मुंह जुबानी कोई चीज नहीं चलेगी, जैसे बोल देते ना कि हम आ रहे हैं और ये जमीन हमारी, एक मुंह जुबानी अब कुछ भी नहीं चलेगा, तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। पहले क्या था ना, किसी भी गांव पर जाकर के, जंगल में जाकर के, तमिलनाडु के गांव आपको याद है, पूरा का पूरा गांव इन्होंने बोल दिया वक्फ का है, ये किसी को नहीं पता था। और पता कब चला, जब एक आदमी तहसील में चला गया था अपनी जमीन को बेचने के लिए, वहां उसको ये पता लगा कि ये तो पूरा गांव वक्फ ने लेके रखा है, तब जाके बवाल शुरू हो गया था कि भाई ये जो वक्फ ने ऐसे कैसे कर दिया और हमें इस बारे में नहीं पता है। ये क्यों नहीं पता है मैं ये भी अभी बताऊंगी आगे चल के आपको।
1500 साल पुराना शिव मंदिर जो था उसको बता दी वक्फ की प्रॉपर्टी है। अरे शिव जी से आपको क्या लेना है, मंदिरों से आपको क्या लेना है? 1500 साल पुराना शिव जी के मंदिर को आपने कह दिया। हाईवे पे जमीन है, हाईवे पे आप जा रहे हैं, हाईवे पे आपने कहते भाई ये हमारी जमीन है, यहाँ पे मजार कर देंगे। रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन को हम कह देंगे भी वक्फ की प्रॉपर्टी, आपने वहां पे बाजार शुरू खड़ी कर दिया है और वहां पे आपका जो आपकी पूजा पद्धति होती है, जो उस हिसाब से आपका सब कुछ शुरू हो जाता है। कैलकाटा में आपको याद है ईडन गार्डन, ईडन गार्डन को बोल दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, जो छोटा वाला जो वैसी है ना जो 15 मिनट जी। मांगता है, तो उसने कह दिया कि ये जो जमीन है इंदिरा गांधी IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उसका है। और तो और मुंबई में जो एंटीलिया है, एंटीलिया तक को कह दिया कि ये जो है वक्फ की प्रॉपर्टी। और हमारे जो केजरीवाल है, धूर्तवाल जो है हमारे, जो नटवर लाल है, तो उन्होंने कहा था कि जो है हम पावर में आएंगे और उसमें आएंगे तो हम एंटीलिया गिरा देंगे क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी है। मतलब ख्वाब भी ऐसे देखो ना, ख्वाब ख्वाब नहीं ख्वाब, हाँ ख्वाब ऐसे देखो ना जिसका कोई समझ में आता हो कि हाँ क्या होता है। एक सबसे बड़ी बात मनविंदर जी जो आपने भी अभी देखी, मेरे ख्याल से आपके पास वीडियो अगर है तो दिखाइएगा जरूर। महिलाएं बहुत खुश हैं और महिलाएं इसलिए खुश है क्योंकि देखिए मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं वो महिलाओं की इज्जत के लिए काम उन्होंने किया है, जिससे कि महिलाओं, चाहे वो हिंदू महिला हो चाहे मुसलमान महिला हो, हिंदू महिला बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है, लेकिन मुसलमान महिला जो है वो सेफ और सिक्योर नहीं है। उसको सेफ किया, सिक्योर किया जब उन्होंने ट्रिपल तलाक हटाया। और एक जो हलाला जैसा एक जो बहुत खराब प्रैक्टिस है, जो एक बहुत डेरोगेटरी प्रैक्टिस है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी औरत को खत्म करने वाली जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस से निजात दिलाई थी। महिलाएं इसमें बहुत ज्यादा खुश है। पहले क्या होता था ना कि ये जो घर के मर्द हुआ करते थे ना, इनका जब मन आता था तो उठा करके कोई जमीन जो है वक्फ को दे दी जाती थी, महिला से पूछा ही नहीं जाता था कि भाई ये दे या ना दे। अब महिला का, मुस्लिम महिला का पूरा से होगा और उसका से ये होगा कि अगर वो बोलेगी कि नहीं उसको प्रॉपर्टी वक्फ को नहीं देनी है तो मतलब नहीं देनी है। दैट मीन्स कि महिला को पावर मिली है। अच्छा, और क्या होता था, जैसे अगर कोई चाइल्डलेस कपल है मुसलमानों में, अगर कोई बच्चा नहीं हुआ है, पहली बात तो ये कि आप कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप किसी भी अपने रिलेटिव को आप नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी बेटी है तो आप उस प्रॉपर्टी को अपने दामाद को आप नहीं दे सकते हैं। तो अब की बार क्या हो गया कि अब जो है जमीन अगर आपके पास है, प्रॉपर्टी है और आपका कोई बच्चा नहीं है, या अगर आपकी बेटी है तो आप वो दामाद को दे सकते हैं, और अगर आपका कोई बच्चा नहीं तो आप अपनी फैमिली में अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको आप दे सकते हैं। दैट मीन्स कि वो जो प्रॉपर्टी धोखा देकर के या बेवकूफ बना करके जो ले ली जाती थी इन लोगों से, वो प्रॉपर्टी जो है अब घर की घर में ही प्रॉपर्टी रहेगी। तो आप ही सोचिए ना, अगर आपके बैंक में पैसा है, आपके पास में घर है रहने के लिए, आपके पास में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, तो एक सिक्योरिटी आपको रहती है कि हाँ कल को कोई अगर भगवान ना करे कि कोई अगर गलत टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, तो आपको पता है कि आप सेफ हैं और आप बच सकते हैं, आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है क्योंकि आपके पास में खुद अपनी एक पर्सनल सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। तो ये चीज जो ना औरतों को एक बहुत सपोर्ट इसमें मिला है और औरतें बहुत ज्यादा खुश हैं इस चीज को लेकर के। मैंने एक वीडियो देखा था दिन में ही, कल देखा था, दिन में शायद चल रहा था, कोई एक लेडी थी, वो कह रही थी कि हम मोदी जी को बहुत मानते हैं कि मोदी जी ने हमको वो दिया है जिसके लिए हमने, हमारी पुश्तें, हमारी दादी नानी चाची ताई हमारी जो है वो खप गई, खत्म हो गई, बेइज्जत होकर के गई है वो। और आज जो है मैं वो बहुत ओल्ड लेडी का वीडियो था ये, और वो कह रही कि मैं आज मरने से पहले मैं ये समय दे करके जाऊंगी कि मेरे पीछे मेरी जो नतनी है, मेरी जो बेटी है, वो सब के सब जो है इज्जत की जिंदगी जिएंगे और सेफ हो रहेंगे। ये चेंज आया है। अच्छा, उसके बाद में क्या होता था कि जमीन का सर्वे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। पहले क्या होता था कि वक्फ ने बोला कि जमीन हमारी है, आपने जाके क्लेम कर ले, तो उस जमीन का सर्वे जो किया जाता था वो कोई काम कमीशन नहीं करता था, इनका अपना खुद का कमीशन होता था। उसमें 7 या 8 लोग मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम होते थे। देखिए उसमें एक MLA होता था, एक MP होता था, एक टाउन प्लानर होता था, एक सर्वेयर या इंजीनियर आप कह लीजिए वो होता था, एक IS होता था, एक एडवोकेट होता था, एक मुतली या एक स्कॉलर आप उसको बोल दीजिए, वो होता था। और ये सारे के सारे मुस्लिम डिसाइड करते थे, सर्वे कर लेते थे और कह देते कि हाँ भाई ये जमीन जो है ये वक्फ की हो गई। मतलब चोर भी वही, दरोगा भी वही, और उसके बाद में जज भी वही। तो आपस में लोग सब डिसाइड कर लेते थे और किसी का कोई मतलब आप चू नहीं कर सकते थे।
एक बार पता है मनविंदर जी, मेरी किसी से बात हो रही थी, हम लोग इसी वक्फ के ऊपर बात कर रहे थे जब ये सारा जेपीसी का सब चल रहा था। तो ये हो रहा था कि एक इमेजिन करिए, क्योंकि उसी समय इजराइल में जो चीज हुआ था वो हम लोग ने बात कर रहे थे, तो ये हुआ कि इमेजिन करिए कि अगर कल को कोई आके ये कहते घर के अंदर घुस करके, भाई आपका जो लिविंग रूम है ना ये वक्फ का है, आपका बेडरूम वक्फ का है, आपका सिर्फ जो बीच का जो डाइनिंग एरिया है वो आपका है, और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको लड़ना है बताने के लिए कि भाई ये हमारा है, और वो तो आकर के सर्वे अपना करके चले जाएंगे और उसके बाद में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो तकलीफ थी ना, ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं थी, ये तकलीफ हिंदुओं को भी थी। अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा? अब जो चेंज आया है वो सर्वे जो है वो डीएम करेगा। डीएम चाहे वो खुद जाके सर्वे करे उस जमीन का, जिसको ये कहते हैं ना कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी, पहले तो इनको प्रूव करना पड़ेगा, पेपर दिखाना पड़ेगा, भाई गवाह कौन था आपको, जो अभी मैंने आपको बताया वो सब चीजें से जब वो पार निकलेंगे तब जाकर के बात आती है भाई उस जमीन की। तो उस जमीन पे क्या है कि डीएम को, अब डीएम जाके सर्वे करेगा। पहले डीएम भी बेचारा इन्हीं के अंडर में रहता था, क्योंकि जब वो कह देता था तो वो अपना टीन टोकरा लेकर के चला जाता था, हाँ भाई चलिए आप ही का है सारा, क्योंकि जो कमीशन था, कमीशन में सारे के सारे से मुस्लिम्स हुआ करते थे, आईएएस ऑफिसर तक उसमें जो है मुस्लिम्स हुआ करते थे, तो कोई से नहीं होता था। अब जो है जो जाएगा वो डीएम सर्वे करने के लिए जाएगा, चाहे वो डीएम खुद जाए या किसी तहसीलदार को भेजे या एसडीएम को भेजे या कानून को भेजे, किसी को भी भेजे, लेकिन अब उसका सर्वे जो आईएएस ये डीएम करेगा और उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपने मुंह से बोला ये नहीं है, आपको उसको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, और जब आप रजिस्ट्री करने आप उसकी जाओगे तो आपको सारे पेपर्स दिखाने पड़ेंगे कि जमीन जिसको आप कह रहे हैं कि वो हमारी है, तो जमीन के पेपर्स कहाँ हैं और किसने आपको दिया है, वो भी सब आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अच्छा, अब क्या? ये तो एक चेंज ये था कि डीएम जाएगा सर्वे करने के लिए। अब उस कमीशन में 2 महिलाओं को और एक जो है राज्यसभा का और एक लोकसभा का सांसद होगा, और वो हिंदू होगा। अब ये ना सवाल ये उठते हैं कि भाई वो नॉन मुस्लिम, मतलब नॉन मुस्लिम होगा, हिंदू की बात नहीं, नॉन मुस्लिम होगा, वो कोई भी हो सकता है। सवाल ये उठता है, अभी आज मैंने उनको टीवी पे भी मैं सुन रही थी, भाई साहब जो है शफीकुर रहमान, वो कह रहे थे कि जो है हमारे उसमें मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम की क्या जरूरत है। मैं बताती हूँ क्यों जरूरत है, क्योंकि जब आप जमीन लेने जाते हैं ना, तो आप सिर्फ मुसलमान की जमीन नहीं लेते हैं, आप हिंदू की भी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जैसे कि आपने तमिलनाडु का पूरा एक गांव, शिव जी का मंदिर आपने ले लिया था, तो उसमें हिंदू क्यों नहीं होगा? ये मेरा उनको जवाब है कि अगर आप ये बात कहते हैं कि उसमें नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आप सिर्फ जाके मुसलमानों की जमीन लेते हैं? आप तो हिंदुओं की भी जमीन आप लेते हैं ना, जंगल है, पहाड़, सब कुछ आप ले लेते हैं, तो उसपे हिंदू क्यों नहीं होगा या उसपे नॉन मुस्लिम क्यों नहीं होगा? और ये पहली बार हो रहा है मनविंदर जी, इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, इसमें हिंदू भी इनको जोड़ा गया है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग, जो इनका पूरा कमीशन बन रहा है। अब पावर ऑफ कंट्रोल जो है ना, वो बढ़ गया है, ठीक है। अब वो सिर्फ एक वफ के पास ही नहीं रहेगा, अब वो बढ़ गया। और सबसे बड़ा दूसरा चीज क्या है ना, कि ये केस ना ये सालों साल पुश्तो नहीं चलेगा, टाइम बाउंड डिसीजन लिया जाएगा, और टाइम लिमिट पे रहते हुए डिसीजन लिया जाएगा कि भाई जो उसकी जमीन को आप कह रहे हो कि हमारी है, तो उस जमीन को आप बताइए और आप उसको प्रूफ करिए, तो टाइम फ्रेम में ही आपको डिसीजन उसका देना पड़ेगा। आप पुश्ते उसमें अपनी बढ़ा नहीं सकते किस तरीके से करके। ये एक बहुत ही रिफॉर्मेटिव, मैंने अभी जैसे बोला था कि बहुत ही रिफॉर्मेटिव कानून है, और इसको जो पावर दी गई थी ना, ये जो दी गई थी, मैंने आपको बोला था कांग्रेस का मैं बताऊंगी, जैसे प्लेसेस ऑफ, अच्छा एक सवाल ये उठता है कि जैसे कोई ये पूछ सकता है कि जो केसेस ऑलरेडी डिस्प्यूटेड चल रहे हैं उन केसेस का क्या होगा। तो योगी जी ने जैसे किया कि 1947 ऑनवर्ड्स जितना भी है वो जो है वो मान्य नहीं होगा, वो मान्य होगा, उससे पहले का जो है मान्य नहीं होगा। उसी तरीके से एक टाइम लाइन मुझे लगता है कि 1 साल कोई फिक्स कर दिया जाएगा कि इससे पहले अगर ये चीज हुई है तो मानी जाएगी, इसके बाद अगर ये चीज हुई है तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि डिसीजन होगा, बिल्कुल डेफिनेट जब ये बिल आएगा, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज हैं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है, जैसे तमिलनाडु का गांव है, तो उसके लिए तो किया जाएगा ना कि इससे पहले अगर हुआ था तो ठीक है, कोई नहीं माना जाएगा, इसके बाद अगर हुआ है तो तमिलनाडु के गांव का है, वो वहां के लोगों का है ये। अच्छा, कांग्रेस का जो था, उन्होंने क्या, नेहरू जी इसको 1954 में वक्फ को लेकर के आए थे,
1984 में आके इंदिरा गांधी ने उसमें थोड़े से चेंजेस लेकर के आए, 1986 में राजीव गांधी चेंज लेकर के आए, और सबसे बुरा चेंज 1995 में पीवी नरसिम्हा राव लेकर के आए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा एनाकोंडा, बहुत बड़ा अजगर हमारे सामने खड़ा कर दिया था, जो कि हमको निगलने के लिए हमेशा तैयार था। उस अजगर से लड़ाई करने के लिए, उस एनाकोंडा से लड़ाई करने के लिए वक्फ बिल जो है वो पेश किया जा रहा है। वो वक्फ बिल की वजह से बहुत सारे चेंजेस आएंगे। उस वक्फ बिल की वजह से जो है, जो जिसका है वो उसी का रहेगा, उसको बिना किसी रीजन के, बिना किसी पेपर के उसको हड़पा नहीं जाएगा। मुगलों की आदत थी ना कि जैसे जो भी सामान उनका नहीं है उनको दूसरे का सामान लेना है, उसकी एक जिद रहती थी। वही जिद जो है वक्फ बोर्ड की रही है कि जो उनका है वो भी उनका भी रहेगा, और जो उनका नहीं है वो उनका भी नहीं रहेगा। वक्फ बोर्ड जो है ना, इसको एक ही वसूली गैंग बन गया था, एक माफिया बन गया था। कैसे बना था? देखिए, जो अमीर लोग थे, अमीर लोगों को ये नोटिस देते थे, ठीक है, कि आप आइए, और इस पे नोटिस पे नोटिस डालते थे। और नोटिस कैसे डालते थे? उनको कह दिया कि भाई ये जमीन ये हमारी हो गई, ये आपका घर ये हमारा हो गया है। आपको अगर केस लड़ना है तो आप जब पूरे इंडिया में जितने भी वक्फ की जो ऑफिसेज हैं, वो सारे के सारे ऑफिसेज जो है वो कैपिटल में होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो लखनऊ में है, अगर हम बात करें सपोज मध्य प्रदेश की तो भोपाल में है। तो आप दौड़ते रहिए, आप अपना आना जाना आप करते रहिए, वो आपका हो जाता है। गरीबों के साथ में इन्होंने क्या किया था? गरीबों की जमीन लेकर के, उसको तो कुछ भी नहीं पता है क्या तहसील है, क्या तहसीलदार है, क्या जाकर के जमीन की लड़ाई करना, तो उनको डर दिखा के कन्वर्ट किया जाता था। जो अब की बार इलेक्शन में जो बोला गया था झारखंड में कि पूरा का पूरा गांव जो है वहां पे शादियां कर ली जा रही हैं, लड़कियों के, हिंदू लड़कियों से शादी करके कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि हिंदू में बेटी का प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा होता है। आपने शादी कर ली, आपको जमीन मिल गई, तो आपने क्या किया कि आपने पूरा का पूरा एक नेक्सस तैयार कर दिया था उस चीज को लेकर के कि भाई जमीन आपको, अगर नाक ऐसे नहीं तो आप ऐसे करके पकड़ेंगे ना, लेकिन उनको जमीन चाहिए। और जमीन चाहिए तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि कितनी सारी, बहरीन जैसे 5 कंट्रीज बन सकती हैं, इन लोगों के पास इतनी सारी जमीन है। अच्छा, और क्या होता था ना मनविंदर जी, बड़ी मजेदार बात होती थी। रिचेस जो अमीर लोग हैं उनकी मैं बात बता रही हूँ कि इनके साथ क्या होता था, नोटिस आता था, ठीक है, नोटिस आया, और नोटिस जो कि एक प्रोसेस होता है कि वो कहीं न्यूज़पेपर में छपवा दिया जाता है, और उसके बाद में 30 डेज का टाइम होता है कि आप आकर के उसके ऊपर अपील कर सकते हैं। ये लोग क्या करते थे कि वो जो नोटिस आता था वो किसी छोटे से न्यूज़पेपर में छपवाते थे, जिसमें कि सब्सक्राइबर्स जिसके बहुत ज्यादा नहीं, 500-600 ही होते थे। वो लोकल कोई न्यूज़पेपर होता था, सपोज करिए कि उर्दू का ही कोई पेपर है, मेरे घर में कुछ हो गया तो मेरे को उर्दू पढ़नी नहीं आती, 30 दिन बीत गए आपके, 30 दिन के बाद में आप उसके ऊपर अपील नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली वो उनकी हो जाएगी। अब जो है, जो चेंज आया है उसमें ये बोला गया है कि अब जो है 30 दिन नहीं, आप चाहे तो साल भर के बाद में, साल भर, 2 साल 3 साल के बाद में भी आप अपील कर सकते हैं कि भाई ये जमीन हमारी है और हमसे ये जबरदस्ती ले ली गई थी, वक्फ के नाम पे ले ली गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि ये लोग का कहते हैं ना, हाथ पैर इन लोगों के बांध दिए गए हैं, सिर्फ इसीलिए कि इनका जो है अब आगे ये लोग नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब चीजें जो है सिस्टमेटिकली होंगी, जो अभी तक नहीं हो रही थी। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, लास्ट में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी मनविंदर जी की, हमारे देश में जो है ना कोई क्रिश्चियन बोर्ड नहीं है, कोई जैन बोर्ड नहीं है, कोई पारसी बोर्ड नहीं है, हमारे कोई हिंदुओं का तो भी कोई बोर्ड नहीं है। तो मुसलमानों के लिए बोर्ड क्यों है? उनके लिए क्यों ये बोर्ड बना दिया गया है कि वो उनका कुछ भी अगर होगा तो वो उनके बोर्ड में जाकर के बोला जाएगा, बाकी हम सब लोग जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, लेकिन ये लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो एक चीज और मुझे लगता है कि चेंज अभी तो देखिए राज्यसभा में आज होना बाकी है, जब ये बिल प्रॉपर तरीके से टेबल अभी हुआ है, जब इसके ऊपर डिसीजन आ जाएगा तो शायद एक चीज जो मिस हो रही है, जो मुझे लगता है वो भी होनी चाहिए, कि इनका भी जो केसेस हैं वो भी सारे के सारे केसेस इनके ट्रिब्यूनल में ना जा करके, इनके ट्रिब्यूनल में, क्योंकि वहां पे सारे यही लोग रहेंगे, इनको भी सुप्रीम कोर्ट में आकर के अपनी पैरवी करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में आकर के इनको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप अलग नहीं है। जब आप हिंदुस्तान में, आप किसी भी देश में आप रह रहे, किसी भी देश में आप रह रहे हैं, तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान मानना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको रहना है तो। आप कोई विरले नहीं है। वेरी तो ऑब्वियस। ये बिल्कुल, तो ये सब चीजें हैं, और मुझे लगता है कि अभी आज और होने दीजिए राज्यसभा में, फिर हम देखते हैं कि अब क्या निकल के आता है, तो फिर हम लोग फिर इसके बारे में ना चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
आपने नंदिता जी मेरे शो के लिए समय निकाला और मैं समझ पा रही हूँ कि आपने इतने विस्तार से बताया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।